नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमने कल जो इतिहास की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास से हमने शुरू किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, एडिट डाल देंगे हम इतिहास। और इतिहास में भी हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में भी हम इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे या साक्ष्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ा था साक्ष्य या स्रोत। तो इसमें हमने 3 प्रकार के जो साक्ष्य या स्रोत पढ़े थे। यह हमने पढ़े थे पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य और तीसरा हमारा विदेशी विवरण। तीसरा हो जाएगा विदेशी विवरण। और विदेशी विवरण में जो भी प्राचीन जो इतिहासकार थे या जो विदेशी यात्री थे, जो भारत में यहाँ घूमने आए थे, शिक्षा ग्रहण करने आए थे, तो उन्होंने जो यहाँ के राजा महाराजा थे, राजवंश थे, उनकी जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति का उल्लेख किया अपने ग्रंथों में। तो उससे हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो यहाँ हो जाएंगे जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख। अभिलेख राजा महाराजा अपनी प्रशस्ति या जो अपनी कोई विजय होती थी या युद्ध विजय या जो भी वो उनकी जो घटनाएं होती थी, उनको उनके इतिहासकारों द्वारा या राज दरबार में काम करने वाले कवियों द्वारा या उनको लिखी जाती थी और फिर या राजा द्वारा उसको अभिलेख के रूप में छपवा दी जाती थी, यादगार के रूप में, कि इस राजा ने अपने कार्यकाल में, अपने जो शासनकाल था उसमें ये घटनाएं या फिर ये जो निर्माण कार्य करवाए या फिर ये उन्होंने विजय हासिल की थी। तो वो जो भी है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के अभिलेख में आ जाएगा। और दूसरा इसमें हो जाएगा स्तंभ लेख। जैसे अशोक स्तंभ, ऐसे लोहे की बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के उसमें राजा की प्रसिद्धि के बारे में लिखा जाता है, प्रसिद्धि या प्रशस्ति या लिखा जाता था, या उनके युद्ध विजयों के बारे में ही लिखा जाता था। यहाँ ये अभिलेख छोटे भी हो सकते थे, लेकिन ये पत्थर पे खुदवा के या वो कारीगरों के द्वारा उस पर कारीगरी के से लिखा जाता था। तो ये हो जाते थे अभिलेख। और तीसरे गुहा अभिलेख। गुहा लेख या फिर इसको हम कहेंगे गुहा अभिलेख। जो प्राचीन गुफाओं के ऊपर, जब उनके मतलब जो मेन दरवाजा था गुफाओं का, उसके ऊपर लिखा दिया जाता था, राजा के द्वारा अपने कार्यों का उल्लेख किया जाता है या विकास कार्यों का, तो वो गुहा अभिलेख कहा जाता है। और फिर कुछ चीजें हो जाती हैं, मृतबांड या पुराने कुछ बर्तन या वो जो मिल जाते हैं वो मृतबांड हो जाते हैं, या प्रशस्ति प्रशस्ति यानी कि दरबारी इतिहासकारों द्वारा, कवियों द्वारा वो राजा की प्रशस्ति के बारे में, उनकी जो प्रशंसा के बारे में जो लिखा जाता था, तो वो उसमें किसमें प्रशस्ति में आ जाता। तो मृतबांड हो गए, प्रशस्ति हो गई, और दूसरा हम कह सकते हैं मुद्रा अभिलेख हो गए। वहां उस समय की उनकी मुद्राएं थी उस पर। तो ये कुछ हमारे प्राचीन वो पुरातात्विक साक्ष्य हो सकते हैं इतिहास के। दूसरे आते हैं साहित्यिक साक्ष्य। और साहित्य में इतिहासकारों द्वारा या फिर उनके राज दरबारी जो कवि थे उनके द्वारा जो भी साहित्य लिखा जाता था। और ये साहित्यिक जो स्रोत है ये 2 प्रकार के होते थे। एक तो था धार्मिक साहित्य और दूसरा हो जाता धर्मेतर
यानी कि धार्मिक में हो जाएगा, जैसे हम लिख सकते हैं रामायण है, महाभारत है, या फिर पुराण है, बाइबिल है। तो ये क्या हो गया, धार्मिक साहित्य हो गए, यानी कि किसी भी धर्म से संबंधित धार्मिक जो या उस धर्म की व्याख्या लिखी हुई हो, तो धार्मिक जो ग्रंथ है, किताबें, वो धार्मिक साहित्य में आ जाती है। धर्मेत्तर में मतलब जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का उल्लेख हो, जैसे राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी, कलम की राज तरंगिणी जो जम्मू कश्मीर के इतिहास, मतलब राजनीतिक इतिहास के बारे में बताती है, या जम्मू कश्मीर की राजनीति के बारे में बताती है। और दूसरा हम लिख सकते हैं अर्थशास्त्र, तो ये क्या हो जाएगा, कौटिल्य लिख सकते हैं हम। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था कौटिल्य, तो विष्णुगुप्त भी कहा जाता है उनको, तो चाणक्य भी कहते हैं उनको। तो उनके द्वारा अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति थी, या इतिहास की जो परिस्थितियाँ थी, उसके बारे में लिखा गया। तो ये भी क्या हो गया, एक धर्मेत्तर साहित्य या इतिहास को जानने का एक स्रोत हो गया, या साहित्यिक स्रोत हो गया। फिर आते हैं विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में आ जाएंगे, जैसे मौर्य काल की हम बात करें, उस समय सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो मैगस्थनीस, और मैगस्थनीस इंडिका लिखी थी। फिर हम मैगस्थनीस के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था फायान, ये आया था चंद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और इसने अपनी जो पुस्तक लिखी थी फोको की, और आगे हर्षवर्धन के काल में वैनसांग आया था। और इसने अपनी जो पुस्तक लिखी थी वो सीयू की थी, सीयू की। तो इन विभिन्न विदेशी जो इतिहासकार थे या जो यात्री आए थे, उनकी जो अपनी ग्रंथ है, किताबें, उनके माध्यम से भी हम भारत के प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं, या भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने भारत के प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके स्रोत या साक्ष्य के रूप में हमने ये पढ़ा, और हमने जाना कि भारत की जो उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति थी, और उसके आधार पर ही हम आगे भारत के इतिहास को कंटिन्यू कर सकते हैं या समझ सकते हैं। फिर हम इतिहास को 3 भागों में बांट ही सकते हैं। जैसे मुख्यतः पर कल हमने पढ़ा था कि भारत के इतिहास को जैसे 3 भागों में, ये हम पढ़ रहे हैं अभी प्राचीन भारत का इतिहास, तो 3 भागों में ऐसे बांट सकते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आगे आधुनिक भारत का इतिहास। और फिर प्राचीन भारत में ही हम प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल जिसे पाषाण काल भी कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल को भी हम 3 भागों में पढ़ सकते हैं। और कल हमने पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक काल उसको पाषाण काल भी कहते हैं, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, हमने उसमें कुछ क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई, उसको हम पढ़ेंगे। कल तक हमने वो पढ़ा था, आज हम देखते हैं आगे। यहाँ लिख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यानी कि प्रागैतिहासिक काल प्राचीन भारत का, प्राचीन कालीन भारत का इतिहास वो है जिसके सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, लेकिन उसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है।
तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल में लेते हैं। फिर आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाता है जहाँ लिखित साक्ष्य हैं, तो इसमें हम पाषाण काल ले लेंगे, क्योंकि उस समय केवल पत्थर के औजार हुआ करते थे, मानव यायावार स्थिति में इधर घूमता था और उसके पास स्थायी बसावट नहीं थी और शिकारी जीवन था। तो ये पूरे पाषाण काल की घटनाएं हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में वो मतलब पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ उसके कुछ लिखित साक्ष्य भी मिले, हालांकि वो लिपि जैसे पढ़ी नहीं गई है। तो आदि ऐतिहासिक काल में हम रख सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता को। और उसके आगे का इतिहास है तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल में आगे सिंधु घाटी की सभ्यता, और उसके आगे का काल है जो ऐतिहासिक काल है या वर्तमान काल है, जिसमें क्या है लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद है और उसको पढ़ भी लिया गया है। तो ये हो गया इतिहास की या भारतीय इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। उसके बाद हमने जो प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था, उस प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय पाषाण या पत्थर के हथियार हुए करते थे और मुख्यतः उसी के माध्यम से शिकार करता था मानव। तो ये हम इसको कह सकते हैं पाषाण, पाषाण काल। फिर ये प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल भी 3 भागों में, तो पहला हो जाएगा हमारे, हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा हमारा पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा हमारा है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। और कल तक हमने पढ़ा कि इसकी जो उद्घाटित करने का जो श्रेय है वो जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। और इन्होंने वहाँ जो पाषाणकालीन जो पत्थर के औजार मिले उसके आधार पर इस काल को भी आगे 3 भागों में बांटा है। और मुख्यतः मतलब प्रागैतिहासिक काल को इन्होंने 3 भागों में बांटा है, और उसके वो जो 3 भाग है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। तो इन्होंने 1842 ईस्वी में, कब 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान से पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए या उसकी खोज की। और जो सर्वप्रथम मिलने वाले पाषाणकालीन औजार थे या हथियार थे, जिसमें पत्थर के फलक, कौन कौन से औजार थे तो कह सकते पत्थर के फलक थे, और दूसरे छुरे, तीर आदि ये इनको पत्थर के औजार मिले। यानी कि उस समय मानव पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, तो वे पत्थर के औजार मिले। और इसी के आधार पर इन्होंने पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम आगे बढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। अब पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में अब मानव यहाँ कह सकते हैं आदि मानव की उत्पत्ति, क्योंकि आदि मानव की उत्पत्ति हुई तभी तो उसने पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। अगर उत्पत्ति नहीं होती तो वो कैसे करता। तो ये कह सकते हैं हम पूरा पाषाण काल में सबसे पहले मानव की जो उत्पत्ति हुई, फिर उसने हथियार या अगर भूख लगती थी वो शिकार करता था, आखेट करता था, तो उसके लिए उसने पत्थर का उपयोग किया। फिर वो यायावारी जीवन व्यतीत करते थे।
क्योंकि उस समय स्थायी बसआउट हो नहीं रखी थी और मानव खुद इधर उधर घुमाकर प्रकृति का था, इधर उधर घूमता रहता था और नहीं वो कोई कबीलों में या समूह में रहना निवास किया था। तो इसलिए पूरा पाषाण काल में उत्पत्ति के बाद ही आया बार घूमता रहता था, अपने खाने पीने या भोजन के तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। और उनका पूरा जो जीवन था वो शिकार आधारित था, शिकार या काकेट। आधारित जीवन। और विशालकाय पशुओं को मारता था और उसका कच्चा मांस ही खाता था, क्योंकि अभी तक आग या किसी का आविष्कार हुआ नहीं पूरा पाषाण काल में। अभी तक मानव ने पत्थर से सीधा मतलब पशुओं को मारता था और उसको खा जाता था। फिर औजार, इसमें औजार के रूप में उसने हस्त कुठार, इंग्लिश में बोले थे हैंड एक्स, जो हाथ से मारी जाने वाली कुल्हाड़ी जिसे हम कह सकते हैं कुठार कुल्हाड़ी के रूप में। और ये क्या था, आदि मानव द्वारा प्रयोग में लिया गया, आदि मानव द्वारा प्रयोग में लिया गया प्रथम हथियार था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आदि मानव द्वारा प्रयोग में लिया गया प्रथम हथियार कौन सा था, तो क्या हो जाएगा हमारे पास हस्त कुठार हो जाएगा। और इसकी खोज ये हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पे, इसकी खोज कब 1863 ईस्वी में। और खोज की किसने, तो एक व्यक्ति था ब्रूस फुट, उसने 1863 में हस्त कुठार की खोज की थी। और ये खोज की थी उसने कर्नाटक के पलवरम में, कर्नाटक के पलवरम में। तो मैं कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं, जो ब्रूस फुट था, ब्रश कर रहा था और सुबह सुबह वो घूम ही रहा था, तो उसने देखा कि उसके पैर में कोई ठोकर लगी, और ठोकर लगी तो उसने देखा कि अच्छा ये क्या निकला। तो उसने उस पत्थर को बाहर निकाला गया, तो उसने उसको एंटेक्स के रूप में पाया, मतलब पत्थर की कुल्हाड़ी के रूप में, और हाथ से पकड़कर उसको मारा जा सकता है या चलाया जा सकता है। तो ये ब्रश फुट को हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में 1863 ईस्वी में ब्रश फुट नामक जो इतिहासकार था, उसने कर्नाटक के पलवरम में हस्त कुठार का जो खोज की है उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। फिर इसमें कुछ घटनाएं और हैं इस काल की, जैसे अभी तक मानव ने कोई स्थायी बसावट शुरू नहीं की थी, क्योंकि वो यायावार जीवन व्यतीत कर रहा था और अपनी भूख को शांत करने के लिए आके या शिकार करता था। तो हम इसमें लिख सकते हैं इस काल के दौरान आदिमानव था वो समूह में निवास नहीं करता था, समूह में निवास नहीं। और जिसमें इसमें कुछ घटनाएं हुई, वो आग से परिचित हुआ परंतु पूर्णतः उपयोग नहीं हुआ। आग जैसे उसने अब पत्थर, एक पत्थर मिला, दो मिले, तीन मिले, ऐसे तो उन्होंने आपस में रगड़ने की ऐसी कोशिश की, लेकिन उनको क्या हुआ कि पता नहीं चला। और आग तो चिंगारी तो हुई, लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि चीज क्या है, तो वो पूर्णतः उसका उपयोग नहीं कर पाए। तो आग से परिचित परंतु पूर्णतः उपयोग नहीं। या पूर्णतः उनको जानकारी नहीं कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। तो पूरा पाषाण काल में ये कुछ घटनाएं हो सकती है, कुछ और भी है। और जैसे आग का प्रयोग करने वाला होमो इरेक्टस जो मानव था, उसने सर्वप्रथम आग का प्रयोग किया था।
सर्वप्रथम आग का प्रयोग, मतलब आग की जानकारी मिल गई। प्रयोग तो पूरा पाषाण काल में उसने नहीं किया, लेकिन वो उसको आग से उसको जानकारी मिल चुकी थी, क्योंकि बार बार वो पत्थरों को आपस में रगड़ते थे, तो उसके माध्यम से उनको आग की जानकारी जरूर हो गई थी। और प्रथम जो मानव था इस काल में, राम पिथोरकस, राम पिथेकस। इतिहास की जानकारी में जो प्रथम मानव था उसका नाम था राम पिथेकस। और जो प्रथम बुद्धिमान मानव जो अभी वर्तमान में है, प्रथम बुद्धिमान मानव, वो था होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। और होमो सैपियंस की खोज या सर्वप्रथम एक उसकी उत्पत्ति मानी जाती है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो दोस्तों आज हमने इतिहास की अगली या इसी कड़ी में, जो पूर्व में हमने इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास में इतिहास की परिभाषा और इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और आज हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जाना, और प्राग ऐतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल के बारे में, क्योंकि अभी इसके 2 पार्ट और हैं, मध्य पाषाण काल और आगे नव पाषाण काल। उसका अध्ययन हम कल की क्लास पे करेंगे। निश्चित तौर पर जो कि इतिहास एक अपने आप में कठिन विषय है, इसलिए कि इसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसमें हमने समझने की कोशिश की है। तो पूरा पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल के एक भाग को हमने आज पढ़ा है, और निश्चित तौर पर से इस वीडियो के माध्यम से आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिली है। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें इतिहास सब्जेक्ट है, और अगर यह टॉपिक है तो उसमें से ज़रूर आप को कुछ नॉलेज मिला ही है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।